सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है और वही क्रम चलेगा हमारा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो 6 बजे हमारी निरंतर होती है और उस समय आप तैयार रहिए पढ़ने के लिए। और अन्य और बच्चे जो आपसे या कोई मित्र मंडली आपसे संबंधित है तो उनको भी आप शेयर करना। दबा के शेयर करोगे तो आपका फायदा हो जाएगा और उनका ही फायदा होगा, क्योंकि कहते हैं कि आदमी खुद भला करता है दूसरे का तो उससे ज्यादा पुण्य मिलता है। तो प्रयास करें कि खुद के साथ साथ दूसरे का भी भला करें। ये आप सब लोगों से उम्मीद है। कहते हैं कि संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है और सफलता के समय दुनिया उनके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है और उसने इतिहास रचा है। यानी आप पर कोई ऐसी उड़ाने वाला भी होगा कि क्या तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू इतने साल से तैयारी कर रहा है, यहाँ पढ़, ऑनलाइन पढ़, ऑफलाइन पढ़, घर पे पढ़, कोचिंग जा, जयपुर जा। तो आप उसकी चिंता नहीं करें, आप अपने हिसाब से पढ़ें। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि एसएससी जीडी की अगर आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल पर आप आराम से डटे रहिए, आप तैयारी करते रहिए, आप तैयार रहिए। प्रत्येक क्लास आप ज्वाइन करिए, प्रत्येक क्लास आप देखिए, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप देख पाओ। चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी की क्लास हो, सारी क्लास आप देखिए। एसएससी जीडी के जो पूर्व में पेपर आए, हमने 2 पेपर हल कर लिए। 20 तारीख की तीसरी शिफ्ट का आज तीसरा पेपर करेंगे। ध्यान रहे कि ये पेपर जो आपको पीछे वाले करवाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल प्रश्नों की प्रकृति बताई जा रही है। इसमें से प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं तैयारी करता था तो पीछे वाले जो पेपर है वो, जब मैं शुरू-शुरू से तैयारी करता था देखता नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे अनुभव हुआ कि पीछे वाले प्रश्न भी आते हैं तो मैं वो भी पढ़ने लग गया। क्योंकि मैं जिस टीचर की या लेक्चरर की एग्जाम देता था तो उससे संबंधित जीके हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी से संबंधित प्रश्नों में प्रश्न मैं जरूर देखता था। तब मुझे ये एहसास हुआ कि प्रश्न तो वापस रिपीट होते हैं, वही प्रश्न वापस आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण से कि 2015 में जो स्कूल लेक्चर में साइकोलॉजी आई थी, वो वही आई सेम टू सेम जो 2013 में फिजिक्स पेपर में आई थी। 30% वो कि वो साइकोलॉजी में आ गए। अगर मैं वो नहीं पढ़ता तो वो मेरे प्रश्न 2-4 जरूर जरूर वो गलत हो जाते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए हम कहते हैं कि उसका भाग्य साथ नहीं दिया। भाग्य का अर्थ ये है कि उन्होंने वो प्रश्न नहीं पढ़ा। इसलिए हमें भाग्य को कोसना है वो गलत है। और तैयारी अगर अपने व्यू रचना बनाकर करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, और हम ये कहते हैं कि आपको हमारे साथ बीता हुआ जो संघर्षमय समय है, उसको आप अनुभव मान के चलिए, आपका ज़रूर है वो सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर है वो सबको एक समय देता है, एक मौका देता है। अगर वो मौका चूक जाएँगे, तो फिर हम पछताते रहेंगे कि 39,000 की भर्ती आई थी 2024 में। हमने समय रहते तैयारी नहीं की, किसी का माना नहीं, कभी दिल्ली, कभी जयपुर चले गए, कभी जोधपुर चले गए, कहीं कहीं चले गए, कभी घर पे से बैठ के कभी ऑनलाइन पढ़ लिया, कभी वो चैनल देख लिया, कभी ये चैनल देख लिया। तो हमारे फिर क्या है, वो जो तैयारी का जो कंटिन्यू क्रम है वो नहीं रहेगा। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने एक वीडियो देखा है, तो आप दूसरा भी देखिए, तीसरा भी देखिए, चौथा भी देखिए, क्योंकि आप निरंतर सारे वीडियो देखोगे और उनको नोट करते हुए चलोगे मूलभूत प्रश्नों को, कि जैसे कोई वाक्य आ गया, वाक्य में शुद्धि कहाँ है, किससे संबंधित है शुद्धि है, तो आपको बताते चलेंगे। प्रत्येक क्लास में आप नोट करते चलोगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपने एक क्लास देखी है, दूसरी नहीं देखी, तीसरी देखी है, तो हो सकता है दूसरी जो क्लास है उसमें से जो प्रश्न है 2 रिपीट हो जाए। तो रिपीट होना प्रश्न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको लगभग 20-30 पेपर आप पीछे वाले करवाए जाएंगे तो उसमें से पक्का है कि 10%, 8%, 9% रिपीट हो जाए और हमारे वैसे के वैसे वो सही हो जाए। आपको मैं कह सकता हूँ एसएससी जीडी से संबंधित जो भी आपके प्रश्न आएंगे, आप आराम से ये क्लास जो लोगे, 17, 18, 19, 20% आराम से आप सही कर सकते हैं। 18-19% तो आप कर ही सकते हैं अगर निरंतर आप क्लास लोगे। चलिए हम आज चलते हैं। जो हमारा 20 तारीख को यानी 20 फरवरी 2024 के एसएससी जीडी का तीसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था तीसरा, उसकी ओर चलते हैं। और आप इसको शेयर करते रहिए, आप सब्सक्राइब करते रहिए और अन्य मित्रों को आप बताते रहिए इस क्लास के बारे में। तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ है पीछे एसएससी जीडी 2023 में, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए, विद्वानों की बीच का उत्साह भला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखना इसमें, विद्वानों के बीच का उत्साह भला कौन ही करेगा। विद्वानों के बीच का उत्साह भला कौन ही करेगा।
अब इसमें ये प्रश्न पूछा गया है विद्वानों के बीच का या विद्वानों के बीच उत्साह है, भला कौन करेगा। पहली बात तो ये थोड़ा प्रश्न है वो इसमें सही अटपटा सा लिखा हुआ है। इस प्रश्न को एक बार हम छोड़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। कल किसी बच्चे ने कहा था कि सर ये प्रश्न जो प्रश्न नंबर 11 समझ में नहीं आया है कि उसे क्या किससे संबंधित है। जैसे चोर है वो पुलिस चोर को पुलिस से रमेश को, ऐसे था प्रश्न, पुलिस से रमेश को चोरी के भ्रम में पकड़ लिया, ऐसे प्रश्न था, पकड़ लिया। तो इसमें ये दिया हुआ था कि त्रुटि कहाँ है, तो त्रुटि भ्रम में है कि पुलिस रमेश को चोरी के जुर्म में या शक में, ये होता सही। यहां त्रुटि थी, 4 विकल्पों में जो विकल्प दे रखा था उसमें एक में भ्रम लिखा हुआ था, वो विकल्प सही था। इसलिए यहां ये त्रुटि छांटनी है पूरे वाक्य में कि किसे, इसमें कह सकते हैं कि ये जो अनुपयुक्त शब्द संबंधी है शुद्धि है, ये उपयुक्त शब्द नहीं है भ्रम। इसलिए सही उपयुक्त शब्द क्या होगा, जुर्म होगा। इसलिए ये त्रुटि पूछी गई थी कि कैसी, ये नहीं पूछा था कि कैसी त्रुटि है, त्रुटि कहाँ है, मैं आपको बता रहा हूं त्रुटि कैसी है। ये है अनुपयुक्त शब्द संबंधी है, शुद्धि है या त्रुटि है। इसके लिए भ्रम के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, जुर्म होगा। ये आपको करना था, ये आपके लिए मैंने बता दिया। दूसरा था कि एक पूछा था निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको क्या कहते हैं, निरर्थक। जैसे मैंने कल कहा था कि कोई ऐसा शब्द लिख दे, सैलक, क्या अर्थ होता है सलक, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द है। और मैंने लिखा यहाँ पर सैमान, सामान, ऐसे लिख दिया मैंने, सामान है इसका अर्थ हो गया, सम्मान लिख दिया इसका अर्थ हो गया, ये सार्थक है, ये सार्थक है। निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक होता है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो इस पर आप ध्यान दें। इस प्रश्न को आपको बाद में बताया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तत्सम शब्द का देखो, इसमें तत्सम शब्द पूछा है, यहां ध्यान देना कि तत्सम शब्द का चयन करना है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें एक तत्सम शब्द है, उनको यहाँ खाली स्थान भरना है। जैसे भिखारी को खाली स्थान दे दो, भिखारी को, चारों ये क्या है, वैसे तो तत्सम शब्द है, इसमें सही शब्द भरना है। तो भिखारी को क्या दे दो, भू दे दो, नहीं होगा। भरमर दे दो, नहीं होगा। भिक्षुक दे दो, नहीं होगा। तो सही क्या होगा, भिक्षा होगा। यानी इसका सही विकल्प उत्तर क्या होगा, सही भिक्षा होगा। यानी भिखारी को भिक्षा दे दो। इस खाली स्थान में जो उपयुक्त शब्द है चारों विकल्पों में से, वो 4 नंबर विकल्प सही भरा जाएगा, क्योंकि बाकी तो आपको गलत लग रहा है, एकदम इजी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित शुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। ये भी पीछे आया हुआ प्रश्न है। गलती अगर नहीं है किसी भी वाक्य में जो हम जो पढ़ेंगे, तो कोई त्रुटि नहीं का विकल्प चुनना है। और गलती जहां है, जैसे मैं एक पढ़ूंगा पहले, ये जो दिया गया है यहां से लेकर यहां तक है, इसको मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद फिर 4 विकल्प दिए गए, विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 4, 4 विकल्प इसी में से बनाएंगे। जैसे मैं गद्यांश पढ़ रहा हूं कि होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहारों को नहीं मनाना या मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। देखो, होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए। क्या मतलब, अप्राकृतिक रंग होते हैं जिसमें केमिकल मिला हुआ होता है, जो फूल के नहीं होते, उससे होली नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर के, इसकी जगह क्या लिख रखा है, को कारक चिन्ह गलत लिख रखा है, अबीर, अबीर से, इसमें क्या होना चाहिए, से आना चाहिए था, लिख क्या रखा है, को। इसका मतलब यहाँ त्रुटि है, अबीर से होली खेलनी चाहिए। इसके पूछा ये है कि इसमें कहाँ त्रुटि है। अब विकल्प देखना, आप इसी में से विकल्प बनाए गए हैं। विकल्प नंबर 1 है, होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना चाहिए। यानी अप्राकृतिक रंगों से हमें त्योहार कोई भी नहीं मनाना चाहिए, जैसे होली जैसा त्योहार आता है, ये सही है एकदम। दूसरा देखना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों से रंग से त्योहार, रंग से, और बस इतना, ये भी सही है। अबीर को की जगह क्या आएगा, से आएगा।
को की जगह क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। इसका मतलब गलती कहाँ है इसमें, गलती किसमें, को में है, यानी इसकी जगह क्या आएगा, से आएगा। किससे बनाना चाहिए हमें, अबीर से होली खेलनी चाहिए। इस वाक्य में यहां त्रुटि है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहां त्रुटि है, तो इस चारों विकल्पों में से 3 नंबर विकल्प में त्रुटि है, कोई त्रुटि वाला विकल्प तो होगा ही नहीं। आपको क्या करना है, पहले ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद 4 विकल्प देखने हैं। 4 विकल्प कब समझ में आएंगे, जब पहले वाला पढ़ेंगे आराम से कि कहां अपने को त्रुटि लग रही है। त्रुटि क्या देखनी है, कारक चिन्ह सही है क्या, शब्द सही है क्या, शब्दों की जो वर्तनी सही है क्या नहीं, ये सारा देखना है अपने को। देखने के बाद हमें 4 विकल्पों में से छांटना है। तो देखो, अबीर है वो फूल की तरह आता है, खुशबूदार, उससे हमें होली खेलनी चाहिए ताकि वो किसी प्रकार से हमारी जो ये चमड़ी है ये खराब नहीं होती है, इस पर एलर्जी वगैरह नहीं होती। तो अबीर फूलों की तरह होता है, खुशबूदार होता है, उससे हमें होली खेलनी चाहिए, वो प्राकृतिक होता है। तो यहाँ 3 नंबर विकल्प सही होगा इसका। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखो पर्यायवाची शब्द का यहां तो ध्यान दे लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प, अब इतना छोड़ देते हैं, अगले ने पूछा नहीं है, यानी इसका मतलब है कि जो यहां इस ब्रैकेट में दिया गया है उसके तो 3 तो पर्यायवाची है और एक उसका पर्यायवाची नहीं है। जैसे मेरे परिवार में सभी को खालिस्तान दे रखा है आम, अब आम का में क्या लिखना है, पर्यायवाची नहीं लिखना है, पर्यायवाची छोड़ना है। यानी इसका मतलब देखना कि 3 विकल्प में पर्यायवाची है, एक में पर्यायवाची नहीं है। तो अति सौरभ है, ये आम का पर्यायवाची शब्द है। रसाल है, वो भी आम का पर्यायवाची शब्द है। फलराज है, वो आम को कहते हैं, ये भी आम का पर्यायवाची शब्द है। अंकुशी है, वो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंकुशी का अर्थ होता है जैसे खूंटी होती है दीवार में लगाने के लिए, उसको कहते हैं, या मुड़ी हुई कोई कील होती है उसके लिए आता है। इसलिए अंकुश एक शब्द दे दिया, ये आम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, अगले ने पूछा है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अगला इतना बड़ा क्यों देता है, क्योंकि अब नहीं भूल जाते हैं और पूछ लेते हैं, याद मन में होता है कि पर्यायवाची पूछा है तो हम पहला ही सही कर देते हैं, पहला नहीं करते दूसरा कर देते हैं। तो इसलिए प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ लिए तो आपका उत्तर गलत नहीं जाएगा। अगले ने पूछा है पर्यायवाची नहीं है, तो 4 नंबर विकल्प उसमें ये पर्यायवाची आम का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। अब देखना, एक वाक्य दे रही है, ये वाक्य जो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। उस वाक्यों में दे रखा है कि जो परिश्रम करते हैं या करते हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ये जो है ये बहुवचन है, बहुवचन करते हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो परिश्रम करते हैं वह, अब ये वह एक वचन है, वह क्या है, एक वचन है। इसके स्थान पर क्या आना चाहिए था, वे सफल होते हैं। इसका मतलब है गलती यहां कर रखी है वह में, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अब अगले ने पूछा है कि इसमें किस विकल्प में त्रुटि है, किस कहां पर त्रुटि है। तो देखना, अगर उसको सही बनाए तो कैसे बनाए, कि जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, ये भी गलत है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होता है, ये भी गलत है। और जो परिश्रम करते हैं वैसे 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 के वैसे, ये भी गलत है। इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, 2 नंबर, कि जो परिश्रम करते हैं बहुवचन, और ये भी सर्वनाम बहुवचन, वे सफल होते हैं। यानी बहुवचन क्रिया के लिए बहुवचन ही सर्वनाम आएगा बाद में। यानी ये जोड़ने वाले शब्द हैं जिसको हम कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो और वे। जो वे, जो वह, जो वह भी आ सकता था, कब आता, जो परिश्रम करता है, यहां क्या आता, करता है। अगर यहां करता आता, करता है, वह सफल होता है, तो वो भी सही हो जाता, तो वे की जगह वह हो जाता। लेकिन यहां जो परिश्रम करते हैं क्रिया बहुवचन में दे दी, तो यहां पर सर्वनाम भी क्या आएगा, बहुवचन में आएगा। तो इसका ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, 2 नंबर होगा, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 2 नंबर विकल्प इसका सही होगा। एक मिश्र वाक्य को सही करके लिखना था। इसका मतलब क्या है, कैसी अशुद्धि है इसमें, इसमें वचन संबंधी, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है। यानी ये शब्द है वो उपयुक्त नहीं है, वह की जगह क्या आना चाहिएगा, वे आना चाहिए, जो आपको नीचे 2 नंबर विकल्प में सही कर रखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। इसमें पर्यायवाची पूछ लिया। जैसे प्रश्न देखना क्या है,
आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा, यहां दे रखा है, इकट्ठा दे रखा है, तो इकट्ठा का पर्यायवाची लिखना है। वैसे इकट्ठा नहीं है, टा लिख रखा है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, ठा बना देंगे। इकट्ठा, इकट्ठे हुए या इकट्ठे हुए, इसका आपको पर्यायवाची लिखना है। इकट्ठा माने जैसे एक जगह जो होते हैं आदमी सम्मिलित होते हैं बहुत सारे, उसको कहते हैं इकट्ठा। तो इसके लिए सही पर्यायवाची कौन सा है? आदर, ये भी नहीं होगा, आदर तो नहीं होगा, आदर नहीं है। दूसरा, आदर नहीं है। दूसरा समवेत। तीसरा संकलित, संकलित अलग चीज रहता है। संकलित का मतलब बहुत सारी रचनाएं एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं, उसको कहते हैं। स्वीकृत तो होगा ही नहीं, इसलिए सही क्या होगा? समवेत। समवेत का अर्थ होता है सामूहिक। जैसे हम कक्षाओं में समवेत वाचन करते हैं, प्रार्थना में भी हम समवेत वाचन करते हैं, तो समवेत का मतलब होता है सामूहिक, वाचन का अर्थ होता है पढ़ना। तो ये सामूहिक यानी इकट्ठा होना, समूह में होना। तो सही विकल्प इसका सही पर्यायवाची इकट्ठा क्या हो जाएगा? समवेत होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि समवेत शब्द है वो सुना हुआ नहीं रहता है, ऐसा लगता है संकलित होगा, जैसे सारे लोग संकलित हो गए बोलते हैं। इसलिए प्रश्न बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड का प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न ही मेरिट निर्धारित करते हैं, ध्यान रखना। सरल प्रश्न तो हर कोई कर देगा। अब ऐसा प्रश्न एक बार सुन लिया, अब अगला यहाँ आगे जाके कैसे भी प्रश्न बना के आपको पूछ सकता है कि समवेत का पर्यायवाची बताइए, तो आपको लगेगा समवेत का अर्थ इकट्ठा होता है, तो उल्टा पूछ लेंगे। अगली बार पूछेंगे इनमें से, आगे पीछे कर देंगे, प्रश्नों को बदल देंगे। तो आपको याद रहना चाहिए इकट्ठा का सही पर्यायवाची क्या होगा? समवेत होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक, हेलो, ये भाववाचक क्या पूछिए? संज्ञा पूछिए। क्या भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प कौन सा है इन चारों में से? देखना प्रश्न, देखना। किसी ने सच ही कहा है कि जिसे खालिस्तान आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। जिसे क्या आता है? बुलवावा, ये तो गलत है, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। बुलवाया, बुलवाया में आएगा ही नहीं। बुलाना, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया मान लो, ये भी क्रिया है। बुला, ये क्या है? धातु है। बुला में ना लगाएंगे तो बुलाना हो जाएगा, ये धातु है। तो इसमें पूछा क्या है? भाववाचक संज्ञा पूछिए। ये तो तीनों क्या है? क्रिया, ऐसे मानना। ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। तो बुलावा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे? कि बुलावा है वो एक भाव है, उसको न तुम छू सकते हैं नहीं हम देख सकते हैं। तो सही क्या हो जाएगा? विकल्प 4 नंबर। इसलिए प्रश्न देखना, किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ माता ही लिखे, अगली बार और किसी का नाम लिख देंगे, किसी तेजा जी के दर्शन कर पाता है, ऐसे आ जाए कि किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है वही तेजा जी के दर्शन कर पाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो जरूरी नहीं कि ये माता शब्द आए। हाँ, ये शब्द चुनाव करना है कि भाववाचक शब्द कौन सा है, तो बुलावा क्या हो जाएगा? भाववाचक। अब आप पूछोगे कि सर ये बुलावा भाववाचक है तो ये और क्या है? ये भी क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्या है? क्रिया है, ये भी क्रिया है, और ये धातु है, इससे बनेगी क्रिया। मैं आपको बता दूं, धातु से क्रिया से धातु निकालने का नियम देखना, सीधा सा एकदम याद हो जाएगा। कि आप किसी भी वाक्य को जैसे आज्ञार्थक या आदेशात्मक बना दीजिए। जैसे मान लीजिए राम, यहां लिखा है मैंने कि राम खाना खा रहा है, या राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसे लिखो। पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसे मैंने लिखा। अब आपको पूछ ले कि इसमें धातु कौन सी है, तो आपको क्या बनाना है? क्रिया से पहले तू लगाना है। तू, इसे क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? तू, तू पढ़, बस इतना लिखना है। तू पढ़े क्या हो गया? आदेश दे दिया। तो ये देखो इसमें धातु क्या हो जाएगी? पढ़ हो जाएगी। किसी भी वाक्य में क्रिया से पहले तू लगा दो। जैसे मान लीजिए ऐसे कहा कि मोहन बाजार गया, तो तू बाजार जा, तो धातु कौन सी हो जाएगी? गया में जा धातु हो जाएगी। तो गया में गए धातु नहीं है, गया धातु भी नहीं है, तो जा धातु है। इसलिए अपने को धातु निकालने का सीधा सा नियम है कि क्रिया से पहले तू लगा दीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरे का अर्थ पूछा है। तंग हाल होना, तंग हाथ होना। देखो इसमें दोनों में ध्यान रखना, थोड़ा सा बदला है, मिलता जुलता दिया है।
तंग हाल होना, हाल स्थिति दिए, तंग मानी खराब स्थिति होना। तो इसलिए इसका विकल्प देखना, इस मुहावरे का अर्थ देखना कौन सा सही है। 1 नंबर विकल्प है कि बहुत अधिक बीमार होना, बहुत अधिक बीमार होना। बीमार में वैसे बी बड़ा आएगा, बीमार होना शुद्ध के लिए। मानसिक बीमारी होना, क्या होना, मानसिक बीमारी होना। तंगाल होना ये भी नहीं है। आर्थिक तंगी होना, अब आर्थिक तंगी कब होती है, उत्तर जब तंग हाथ होना होता, तंग हाथ होना होता तो उत्तर ये विकल्प सही होता। लेकिन अब हाल दे रखे हैं तो सही उत्तर क्या होगा, युद्ध में फंस जाना। युद्ध में फंस जाता है ना कोई व्यक्ति, युद्ध होता है तो क्या भाई वो युद्ध में फंस गया मैं तो कहते हैं बड़ा तंग हाल हो गया उसका। और अगर ये जो इसकी जगह क्या आता, तंग हाथ होना, तंग हाथ होना, ये अगर आता, ये अगर आता तो क्या हो जाता, इसका उत्तर है 3 नंबर होता आर्थिक तंगी होना या आर्थिक स्थिति खराब होना। तो दो मुहावरे देख लीजिए, तंग हाल होना, युद्ध में फंस जाना, तंग हाथ होना, इसकी जगह हाथ लिख देते तो आपको सही उत्तर क्या करना पड़ता, आर्थिक तंगी होना, या इसको कह सकते हैं कि आर्थिक हालत खराब होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शानदार प्रश्न जो होगा, जो वास्तव में थोड़े सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उस पर आप ध्यान जरूर देना। ऐसे ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखना कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। अब अगले ने क्या किया, एक वाक्य दे रखा है यहाँ कि कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। अब इसमें आपको रेखांकित कर दिया को कुत्तों की, कुत्ते की तरह, कि इसमें आपको त्रुटि छांटनी है। रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों का विकल्प चयन करना, यानी इसकी जगह सही शब्द क्या आना चाहिए, ये शब्द सही नहीं है, इसकी जगह सही शब्द क्या है। तो विकल्प नंबर 1 देखना, कैदियों के कुत्तों की तरह, तो कैदियों के कुत्तों की तरह ये भी सही नहीं है। कैदियों को कुत्तों की तरह ये भी गलत है। देखो कैदियों को कुत्ते की तरह ये भी गलत है। कैदियों के कुत्तों की तरह घसीटा गया ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। जहां सही होगा, क्यों सही वो बताऊंगा। परिवार की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत है। ये कैदियों के कुत्तों की तरह घसीटा गया, कुत्ता की तरह, कुत्ता क्या होता है, कैदियों की कुत्ता, वही अर्थ नहीं है इसका, कुत्ता शब्द आएगा ही नहीं। कैदियों अगर बहुवचन है तो ये भी गलत है। देखो कैदियों को कुत्तों की तरह, यानी कैदी है वो बहुवचन है, तो यहाँ कुत्तों भी क्या आएगा, बहुवचन आएगा। वो इसलिए आएगा कि मैं आपको बता दूं कि कुत्ता का बहुवचन होता है कुत्ते, आकारांत अगर पुल्लिंग शब्द है तो बहुवचन ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुत्ते शब्द नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह दे रखा है, इसलिए यहाँ तिर्यक बहुवचन है। ये तिर्यक बहुवचन वही होता है जब कोई बाद में कारक चिन्ह आता है। जैसे एक उदाहरण और देखना आप, कि कई बार पूछा जाता है कि लड़का का बहुवचन क्या है, ये भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो लड़के होता है। सीधा पूछे तो क्या करना है अपने को, लड़के। अगर आपको कोई पूछे कि लड़कों क्या होता है, फिर लड़कों क्या होता है, लड़कों ये तिर्यक बहुवचन है, क्योंकि इस लड़कों का प्रयोग अगर करेंगे तो इसके साथ कारक चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे लड़कों की क्लास, लड़कों को बोलना, जैसे बहुत सारे लड़कों में शक्ति है, बहुत सारे लड़कों के लिए गए हैं, तो इनके साथ कारक चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, तब तिर्यक बहुवचन बनेगा वो। इसलिए सीधा बहुवचन है वो, लड़का का लड़के और कुत्ता का कुत्ते हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। इसलिए यहां अगर बहुवचन बनाए तो देखो कैदियों को कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह नहीं बोल सकते, क्या आएगा, कुत्तों की तरह। ओकारांत बहुवचन बनाना पड़ेगा, तिर्यक बहुवचन कहते हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। ये आप ध्यान देना, बहुत बार आता है कि लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लड़कों होता है, कि बहुत सारे लड़कों होता है, ऐसे 3-4 विकल्प दे देते हैं। तो आपको सही विलोम जो आपको बहुवचन है वो तो लड़के याद रखना है। अगर आपको कोई पूछ ले लड़कों क्या है तो तिर्यक बहुवचन ऐसे बोले, कारक चिन्ह लग जाएगी। दिए गए वाक्य में उचित देशज और विदेशज हम पढ़ते हैं आगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हम पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसमें पूछा गया दिए गए वाक्य में उचित देशज या विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति की। या तो देशज भरा जाएगा या विदेशज, कोई शब्द है इसमें वो इसमें भरना है। वाह तुम तो बहुत बड़े, अब देखो लालटेन शब्द है, ये देशज शब्द है, लालटेन शब्द तो आएगा ही नहीं। वाह तुम तो बहुत बड़े लालटेन बन गए, ये लालटेन थोड़ी आएगा, आदमी कोई बड़ा बनता है तो लालटेन थोड़ी बनता है। तीसरा, दूसरा देखो अफसर बन गए। तीसरा है थिएटर, ये थिएटर है, वैसे थिएटर नहीं है। नीलाभ ये होगा ही नहीं, तो क्या बन गया बड़ा होकर, क्या बन गया वो,
अफसर बन गया। ये तो सरल सा प्रश्न है एकदम, आप आराम से कर सकते हैं। अफसर शब्द है वो आप विदेश शब्द है, विदेश शब्द वो कहलाते हैं जो अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, या मान लीजिए यूनानी भाषा है, चीनी भाषा है, जापानी भाषा के शब्द हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं, जो आपको कक्षा करवाएंगे सिलेबस के अनुसार उसमें आपको बता दिया जाएगा। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताऊं कि ये जो जिला शब्द है ये भी विदेश शब्द है, तहसील शब्द है ये भी विदेश शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। जैसे वकालत है, वकालत ये भी विदेशी भाषा का शब्द है, अदालत है ये भी विदेशी भाषा का है, वकील है वो भी विदेशी भाषा का है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के, जिला भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार तो जिला ही पूछा गया कि जिला शब्द किस भाषा का है। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? अफसर। वाह तुम तो, ये क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। वाह ये एक प्रकार से विस्मय हुआ है, तुम तो बहुत बड़े अफसर बन गए हो। तो सही विकल्प 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया, कहा सुनी होगी कि भाई अब हम तो जा रहे थे रस्ते रस्ते और कोई आदमी मिल गया, उससे क्या हो गई? कहा सुनी हो गई, इसलिए समय लग गया। बहुत बार बोलते हैं मुहावरा। कहा सुनी होना, प्यार जताना गलत है, वाद विवाद होना, वश न चलना, दुखी हो जाना। तो सही उत्तर क्या होगा? वाद विवाद होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो हम कहते हैं कि कोई रास्ते में 2 आदमी मिल गए, उनसे क्या हो गई? कहासुनी हो गई। ये विकल्प गलत है, ये विकल्प गलत है। दुखी होना, वश न चलना, किसी पर प्यार जताना, ये तीनों ही मुहावरे क्या है? ईद का चांद होना, बहुत प्यारा होना, उसके लिए आता है। लेकिन कहासुनी होना, इसके लिए क्या होता है? वाद विवाद होना। इसके लिए शब्द एक और भी आ सकता है, वाद विवाद की जगह झगड़ा होना भी आ सकता है, किसी के साथ झगड़ा होना भी आ सकता है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यानी इसमें वाक्य दे रखे हैं, यहां से लेकर यहां तक क्या दे रखे हैं आपको? वाक्य। अब देखना वाक्य में आपको बताता हूं कि कहां अशुद्धि है, और अशुद्धि है तो क्यों है, इसमें आपको आगे भी काम आएंगे। पहला विकल्प है, मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। अब देखो, वश नहीं चलता, मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। देखो, मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, चलता नहीं आएगा, वश नहीं है, क्रिया हो गई। दो क्रिया आ गई। देखो, किसी का वश नहीं, एक तो ये आ गया, और एक क्या आ गया? चलता है। ये दोनों ही क्रियाएं एक साथ नहीं आएगी। मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, चलता शब्द का प्रयोग है वो गलत किया गया है, ये अशुद्ध वाक्य है। दूसरा, आग लगने का कारण, आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया। तो इसमें का कारक चिन्ह से नहीं है, इसका मतलब कारक चिन्ह संबंधी क्या है? अशुद्धि है। इसमें क्या होगा? क्रिया संबंधी अशुद्धि। देखना, क्रिया संबंधी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनावश्यक क्रिया संबंधी, अनावश्यक क्रिया, अनावश्यक क्रिया है इसमें, ध्यान रखना। और दूसरे में क्या है? कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, कारक चिन्ह संबंधी। तीसरे में किसकी तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, नहीं किसकी तैयारी चल रही है। किसकी तैयारी चल रही है भाई? तैयारी कर रहे हो नहीं होता है, किसकी तैयारी चल रही है, किसकी आने के कारण क्या हो गया? तैयारी चल रही है, ये भी क्रिया संबंधी अशुद्धि है। और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, 4 नंबर विकल्प में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, 4 नंबर विकल्प है सही होगा, यानी ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। अब देखो, ये प्रश्न दे दिया नीचे कि आज वही देश सबसे खालिस्तान है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है, जिसके पास क्या है? पिछड़ा है, नहीं हो सकता। कामयाब है, नहीं हो सकता। देखो एक बार चारों विकल्प देखना, हारा हुआ है, नहीं हो सकता। दुखी है, नहीं हो। अब तो आपको हो गया सर चारों ही नहीं हो सकते, तो आप देखिए, पिछड़ा तो बिल्कुल नहीं है, हारा हुआ बिल्कुल नहीं है, दुखी बिल्कुल नहीं है। क्या होगा? जो देश कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। देखो, आज वही देश सबसे कामयाब है, जो कामयाब है सबसे ज्यादा, जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है, वही देश क्या है? कामयाब है। तो सही क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2। ये भी कोई सरल सा ही प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। अगले ने क्या पूछा है? यहां ध्यान देना, विलोम शब्द पूछा है। सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से, कई बार क्या होता है, विलोम शब्द नहीं है भी पूछ सकते हैं, और यहां पूछ रहा है विलोम शब्द सही कौन सा है, यानी इसका विलोम शब्द पूछा है।
कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि पर्यायवाची कौन सा है, कई बार ऐसे पूछ सकते हैं विलोम शब्द नहीं है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो इसमें अवनत का विलोम शब्द पूछा है, बस इतना ही ध्यान रखना। अवनत का झुकी हुई नहीं होगा, अवनत का मतलब भी झुकना होता है, और झुकी हुई का झुकना होता है, समानार्थी है। और लदी हुई, लदना भी नहीं होता है, गलत है। भरी हुई नहीं होता है, इसका सही विलोम शब्द है उन्नत। इसमें उन्नत में क्या है, उद उपसर्ग है। उद का अर्थ होता है ऊपर, नत का अर्थ होता है उठना। ऊपर की ओर जो उठता है उसको क्या कहते हैं, उन्नत कहते हैं। उन्नत का अर्थ होता है नीचे की ओर गिरना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न कल भी आया था, आज वापस आ गया। पहला वाला पेपर क्या था, वही तरीका है। इसमें आपको क्या करना है, एक 5 प्रश्न ऐसे दिए मिलेंगे आपको। एक गद्यांश होगा, उसको आपको पहले पढ़ना है। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान में भरना है। इतिहास के साक्षी हैं, पहले पढ़ लेना। इसको तरीका मैं बता देता हूं कैसे करना है। पहले आप उस गद्यांश को पढ़ना आराम से, ससरी नजर से पढ़ लेना। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली खालिस्तान को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी खालिस्तान होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। और फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्धि के इतिहास है, चेतना में सांस्कृतिक खालिस्तान है। ऐसे पढ़ लिया। अब आप प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ 1 नंबर दे रखा है, अगले ने इसमें पूछ रखा है 16 नंबर में एक रिक्त एक है, यानी ये खाली एक स्थान है, के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। यानी यहाँ शब्द कौन सा आएगा, वो शब्द क्या है, ये 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से पूछा है। निद्रा आएगा, चेतन आएगा, प्रतिष्ठा आएगा, जागृत आएगा। तो देखो इसमें देखना, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत तो रहता है। अब जागृत रहता है, चेतन रहता नहीं होता है। चेतन तो आदमी से संबंधित आता है अकेले। निद्रा नींद होती है, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है इज्जत, इज्जत से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सही शब्द क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा, जागृत। ध्यान रखना, इस जागृत शब्द के बारे में बता देता हूं आपको। अगर इसमें ई प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा, ये जागृति। शुद्ध शब्द पूछते हैं, ध्यान रखना। चाहे जागरण हो, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, जागरण, तो भी ये शुद्ध है। जागृत है, ये भी शुद्ध है, लेकिन ई प्रत्यय लग जाएगा तो ये रे किस में बदल जाएगा, री में बदल जाएगा। शुद्ध शब्द ये कहलाएगा, अगर शुद्ध शब्द के बारे में पूछेंगे तो। अब आप इसमें जागृत शब्द भर दिया, किसमें, पहले वाले विकल्प में। दूसरा देखना, दूसरे में क्या भरा जाएगा, रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, जिसमें प्राचीन दे रखा है। अब आप पढ़ लीजिए इसको, कि अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली खालिस्तान को, अगली को क्या है, अगली प्राचीन नहीं होगा, अगली नवीन नहीं होगा, अगली पीढ़ी। तो देखो ये सेट हो रहा है। पहली बात तो आपको लगेगा कि सेट भी हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप इसको वहां लिख कर देख लीजिए। अगली दुनिया को भी सिखाता है। अगली दुनिया क्या होती है, किसी ने नहीं देखी, अगली दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सही क्या हो जाएगा, अगली पीढ़ी, अपने बाद आने वाली पीढ़ी के लिए है, कि अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है उन्हें, इसके लिए वापस खालिस्तान आ गया। तो 18 नंबर देखना, विकल्प नंबर देखो 3, 3 में क्या भरा जाएगा। तो इसमें दे रखा है, रिक्त 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अब आप पढ़िए इसको, कि उन्हें इसके लिए खालिस्तान प्रेरित करता है, अनेक प्रेरित करता है, निरंतर प्रेरित करता है, घोर प्रेरित करता है, घनिष्ठ प्रेरित करता है। तो क्या प्रेरित करता है, लगातार निरंतर प्रेरित करता जा रहा है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी खालिस्तान। फिर देखो 4 नंबर में दे रखा है कि 4 नंबर में क्या आएगा। तो देखिए, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी, फिर खालिस्तान, तभी मालूम, चिंताजनक, उज्जवल, नीचता, का तभी उस देश का क्या होगा, भविष्य उज्जवल हो पाएगा। इसलिए सही विकल्प उज्जवल आएगा। मालूम का मतलब ही नहीं है, भविष्य तभी मालूम होता है। मालूम होना किसी आदमी के लिए कोई बातचीत होती है तब कहते हैं कि मालूम होता है कि वो अभी किसी से झगड़ा करके आए हैं, ऐसे उस व्यक्ति के लिए कल्पना की जाती है। यहाँ चिंताजनक है ही नहीं, चिंताजनक से कोई लेना देना नहीं है। उज्जवल होगा, अच्छा भविष्य बनेगा उस राष्ट्र का। फिर देखिए आगे पांचवा नंबर जो खाली छोड़ रखा है, उसके लिए 20 नंबर में दे रखा है कि रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अब आप क्या करना, जैसे ही प्रश्न पढ़ोगे फिर इधर आना। आप इधर आओगे तो ऐसे यहां से पढ़ना शुरू करना। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतना में सांस्कृतिक खालिस्तान। सांस्कृतिक भर के देखना, विडंबना नहीं होगा, कोष्ठक नहीं होगा, खानदान नहीं होगा,
संस्कृति क्या होती है, विरासत होती है, तो 4 नंबर विकल्प सही भरा जाएगा। आप ऐसे इधर पढ़ के फिर विकल्प की तरफ आना, तब ज्यादा समझ में आएगा। आप सीधे विकल्प भरोगे तो समझ में नहीं आएगा। इधर पढ़िए, फिर विकल्प की तरफ आ जाइए। जो विकल्प पूछा गए या जो खालिस्तान या रिक्तस्थान पूछा गए, इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को हल करना है। ध्यान रहे कि ये गद्यांश 100% आएगा। जैसे कल हमने जो क्लास में किया था उसका तरीका अलग था, आज थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन आ रहा है वही है। खालिस्तान पक्का आ रहा है, तरीका बदला जा रहा है। बस आपको ये पहले सरसरी नजर से पढ़ना है, पहला काम। दूसरा, फिर आप प्रश्नों की तरफ आएंगे कि 1 नंबर में क्या भरा जाएगा, तो आपको सीधा ही नहीं भरना है, आपको पहले ये पढ़ना है। यहाँ से पढ़ के फिर आपको इसके बीच में मेल खोना कि कौन सा सही शब्द भरा जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप अगर एक बार मान लीजिए पर्यायवाची विलोम शब्द है या शुद्ध शब्द है देख लोगे, तो आप इसमें से खालिस्तान आराम से भर सकते हैं। ये 5 प्रश्न है वो इजी वे एकदम सही कर सकते हैं। अगर इस 5 प्रश्नों में कोई अटक गया तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने तैयारी नहीं की है। मैं आपको कहता हूं कि ऐसे और भी आएंगे, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जेडीएसएससी में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की रिपीट हुई है, गद्यांश भी रिपीट हुए हैं, प्रश्न भी रिपीट हुए हैं। बस आपको केवल क्या करना है, सारे जो आए हुए पेपरों का जो हम यहाँ उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसको देखना है। अगर आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, समझ लिया, तो आप आराम से हल कर सकते हैं। आप लगातार वीडियो देखते रहें, बार बार देखते रहें, और मित्र मंडलियों को भी भेजते रहें जो आपके साथ पढ़ते हैं, और लगातार देखोगे तो आपको सफलता के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित सफल हो जाओगे, क्योंकि ये 39 जो आप 39,000 वैकेंसी जो आई है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आना और हमारे आगे से निकल जाना, इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें मौका दिया, उस मौके का हमें सदुपयोग नहीं किया है। आपने इस क्लास को बखूबी से देखा, समझा आपने इसका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे देखते रहिए, और भी हम वीडियो जो आगे जो अपलोड करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, आगे सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।